है आपकी सामाजिक विज्ञान की है। कल आपको सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अंतर्गत पाठ 4 के बारे में कुछ बताया था। पाठ का नाम था भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। कल आपको थोड़ा समझाया था, आज उससे आगे आपको कुछ बताते हैं। भारत में जो अंग्रेजी शासन स्थापित था, उस शासन को अंग्रेज सरकार चला रही थी। बीच में विभिन्न प्रकार के उनके दृष्टिकोण से जो व्यवधान आते थे, उन व्यवधानों को समाप्त करने के लिए और समस्याओं को समाप्त करने के लिए अंग्रेज सरकार नए नए नियम बनाती रहती थी, जिससे किसी भी प्रकार से उनका नियंत्रण भारत पर बना रहे। इसके लिए उसने चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिटस इंडिया एक्ट हो, एक्ट से तात्पर्य होता है किसी विषय पर जब कोई नियम बनाया जाता है, कोई नियम पारित किया जाता है, लागू किया जाता है, उसे एक्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए। उसका एक्ट बनाने का मूल मकसद क्या था? हम अपने शासन व्यवस्था को इस भारत पे अपना नियंत्रण बनाए रखें। उस शासन व्यवस्था को लेकर के भारत में तो मान लो ठीक है, बात खड़ी होती ही थी, विद्रोह होता ही था उनके नियमों को लेकर के। लेकिन उन अधिकारियों को लेकर केवल भारत में ही विद्रोह नहीं था, ब्रिटिश इंग्लैंड में भी समस्याएं उत्पन्न थी। क्योंकि यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी आते थे, वहाँ के राजा के द्वारा यहाँ जो अधिकारी बना करके भेजे जाते थे भारत में शासन करने के लिए, वो अधिकारी भी भ्रष्ट थे। भ्रष्टता उनकी केवल भारत को लेकर ही नहीं थी कि केवल भारत के लोगों के साथ वो भ्रष्टता का व्यवहार कर रहे थे, यहाँ लूट खसोट कर रहे थे, वो अपने देश के साथ भी धोखा कर रहे थे। इसको लेकर के वहाँ ब्रिटिश की जनता में भी विद्रोह हुआ। क्या विद्रोह था कि यहाँ पर जो अधिकारी नियुक्त हुए, उन्होंने कंपनी को के फायदे को पीछे कर दिया, खुद आगे आ गए। यानी जो वसूली हुई, जो धन की प्राप्ति होती थी, उसको कैसे हम स्वयं अपने पास रख लें, कंपनी में जमा ना करनी पड़ी, इसके लिए भी प्रयासरत थे। इसी बात को लेकर के इंग्लैंड में विद्रोह, वहाँ हो हल्ला मचा। यहाँ पर जो अधिकारी आते हैं, क्योंकि बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों को इंग्लैंड से लगभग 10 लाख पाउंड मंगानी पड़ी। तब वहाँ पर ज़्यादा हल्ला मचा। ये आप शासन कर रहे हो, हिंदुस्तान में इतना हल्ला मचा है, वहाँ की रिपोर्ट कह रही है बहुत धन लिया जा रहा है, बहुत कर लिया जा रहा है, और आप उल्टा हमसे धन मांग रहे हैं कि यहाँ की शासन व्यवस्था संचालित करनी है, आप हमको धन दो। तो इसको लेकर के फिर पिटस इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट बना, जिसके अंतर्गत नियम बनाए गए कि कोई भी अंग्रेज अधिकारी जब यहाँ पर नियुक्त होगा, आएगा भारत में, तो उसके अर्थ संबंधी उसकी जानकारी ली जाए, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है। और जब वो अधिकारी इस देश से, भारत से इंग्लैंड वापस जाता है, इंग्लैंड जाता है, तो उस समय भी उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाए। इसके पास कितना धन था, आप कितना धन, एक पारदर्शिता आनी चाहिए। गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए भारत में पिटस इंडिया एक्ट के अंतर्गत। पूरी जो भारत में सेनाएं थीं अंग्रेजी शासन की, उन सबका सेनापति अंग्रेज गवर्नर जनरल, वही आदेश देना। कहने का अभिप्राय केवल इतना कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था में समय समय पर भारत में उसका प्रभाव कैसे रहे, कैसे लंबे समय तक अपने शासन को बनाए रखें, बहुत सारी योजनाएं बनती हैं। महलवाड़ी, कहीं महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, शिक्षा, जो अंग्रेज़ों के सामने आगे चल कर के एक बड़ी समस्या है यहाँ शासन व्यवस्था को अपने संचालित करने के लिए, वो समस्या थी शिक्षा, शासन व्यवस्था की।
अपने शासन कैसे संचालित करें। क्यों? क्योंकि कोई भी अधिकारी, जैसे आज सामान्यतः हम देखते हैं, जैसे जिलाधिकारी नया आता है जिले में, तो क्या होता है, एक गजट बनता है पूरे जिले में। उस गजट में क्या होता है कि यहाँ के लोगों की सोच क्या है, यहाँ का क्षेत्र क्या है, यहाँ कैसे लोग रहते हैं, यहाँ के लोगों की ज़्यादातर कह लीजिए जीविकोपार्जन का आधार क्या है, यहाँ की खेती कैसी, यहाँ की बोली भाषा कैसी, संस्कृति कैसी है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे ही उस समय जो अंग्रेज़ों को यहाँ शासन करना था, तो सीधी बात है कि यहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है, इस सब का भी अध्ययन करना उनके लिए ज़रूरी होता है। भाई जब आप हमारी भाषा समझेंगे तभी तो आप हमको समझ पाएंगे, हमारी समस्याओं को सुन पाएंगे, हमें आदेश दे पाएंगे, हमारी बात सुन पाएंगे। तो यहाँ के लोगों को, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी लगता था कि शासन तो ठीक है, बलपूर्वक एक कुछ समय तक तो शासन किया जा सकता है, लेकिन एक लंबे समय तक बलपूर्वक केवल ताकत से, हिंसा से बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता। जब ऐसा नहीं किया जा सकता तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए यहाँ की भाषा का आना ज़रूरी है, यहाँ के लोगों की मानसिक सोच क्या है उसको जानना ज़रूरी है, कैसे इनसे अधिक से अधिक कार्य लिया जाए, इनके साथ वार्ता हो। तो इस सब के लिए सबसे बड़ी समस्या ही भाषा। उसको लेकर के भी अंग्रेज़ सरकार ने कोलकाता में 1774 ईस्वी के लगभग फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। उस कॉलेज को इसकी स्थापना करने के पीछे केवल उसका मकसद यही था कि अपने अधिकारियों को यहाँ की भाषा का ज्ञान कराएं, यहाँ के लोगों की विचारधारा का ज्ञान कराएं, यहाँ के लोगों को शिक्षित करें, जिससे भाई हम तो ठीक है इनकी भाषा सीख ली या इनके बारे में जान लें, लेकिन ये भी तो हमारी भाषा को जाने। क्यों? अंग्रेज अधिकारी अब यहाँ पर लोग उनके सेना में भर्ती, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या राजस्व संबंधी लोग कर्मचारी हों, सेना में हों, उन लोगों को भी तो अंग्रेज़ों की भाषा आना चाहिए, यानी अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। जो अंग्रेजी भाषा उनको नहीं आएगी तो दोनों के बीच में तालमेल स्थापित नहीं हो सकता। तो उस तालमेल को स्थापित करने के लिए भी अंग्रेज़ों को लगा कि यहाँ को लोगों को शिक्षा दी जाए। पहले तो उन्होंने अपने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए व्यवस्था की, उनको यहाँ की भाषा का ज्ञान हो जाए। इसको लेकर उन्होंने एक संस्कृत, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना उन्होंने कराई, जिससे यहाँ के लोगों के बारे में, उनकी भाषा के बारे में यहाँ के अधिकारी जाने, हमारी भाषा के बारे में। भले ही अब जब उन्होंने शिक्षा पर यहाँ पर जोर देना आरंभ किया, भले उसके पीछे उनका अपना मकसद हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण से देखा जाए, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति, लॉर्ड मैकाले को इसको लेकर के बनाया गया, यहाँ पर विद्यालय स्थापित किए जाएं, यहाँ के लोगों को शिक्षा दी जाए। क्योंकि उस समय भारत में शिक्षा को लेकर के स्थिति या उसका जो दृष्टिकोण था वो थोड़ा सा भिन्न था। शायद इसी कमी के कारण या इसी वजह से अन्य देशों के मुकाबले कई बार लगता है, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं, बताते हैं कि जो स्वतंत्रता हमको 100-200 साल पहले मिल जानी चाहिए थी वो हमको बाद में मिली, ऐसा क्यों? तो उसमें बहुत सारे कारण, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि हम शिक्षा के मामले में पीछे थे। ऐसा नहीं था यहाँ ज्ञान के भंडार नहीं थे, यहाँ शिक्षा देने वाले लोग नहीं थे या लोगों को ज्ञान नहीं था, बहुत था। लेकिन थोड़ी सी एक रूढ़िवाद या विश्वास या कुछ भी कह लीजिए, उसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। लोगों को इसलिए लोगों को शिक्षा के प्रति कुछ नहीं, लोग जागरूक ना हो जाए, शिक्षित ना हो जाए। कहीं शायद ये डर भी समाज के अंदर बना हुआ था कि लोग जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो आज जो कुछ हम कह रहे हैं फिर शायद ये हमारी बातों को, आदेशों को ना माने। तो उस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो शिक्षा पद्धति या शिक्षा का जो विकास किया गया, तो हम ये भी उस दृष्टि में देख सकते हैं शायद ठीक था। भले यहाँ चाहे उन्होंने शिक्षा पद्धति को गलत कर दिया, उन्होंने यहाँ की संस्कृति
यहाँ के तौर तरीक़ों को ढकोसलेबाजी बता दिया, ढकोलपंथी रूढ़िवाद बता दिया, कुछ अपनी शिक्षा को हावी कर दिया। लेकिन एक तरीके से ये था कम से कम शिक्षा का दीपक जन जन के लिए द्वार को खुला। अब उन्होंने केवल यहाँ के लोगों के उद्धार के लिए नहीं, केवल उनके उन्मूलन के लिए केवल बस शिक्षा के द्वार खोले या शिक्षा का विकास किया, उसके पीछे उनका अपना स्वार्थ नहीं था। क्या स्वार्थ? यहाँ पर हमको शासन करना है, शासन करना है तो लोगों को काम करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, अंग्रेजी आना चाहिए, जिससे वो हमारी भाषा, हमारी बात को समझ सकें, हम उनकी बात को समझ सकें। इसके लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सुधार करके, ये हम समाज का सुधार करना है भाई। कई जगह से थोड़ा सा विरोध भी हुआ इस बात को लेकर, क्योंकि जो शासन का सिस्टम था यहाँ पर भी थोड़ा सा बदलाव किया अंग्रेज सरकार ने। पहले अंग्रेज क्या करते थे? सीधे वसूली किसान से खुद करते थे, सीधे किसान से कर वसूलते थे। अंग्रेज अधिकारी जाते थे, वह सीधे गल्ला पानी या जो भी उस समय उपलब्ध हुआ करके नाम पे लिया। फिर उन्होंने अपने दिमाग को चलाया, तरीका बदला। ऐसे तो सीधे सीधे मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है, अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया जाए, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। अब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम? अंग्रेज अधिकारी ने, जैसे आता रैयतवाड़ी, मद्रास दक्षिण प्रांत में, मद्रास प्रांत में उन्होंने एक सिस्टम चालू किया रैयतवाड़ी करके। रैयत से अभिप्राय होता है जो किसानों या जनता या समाज का एक प्रमुख नियुक्त कर देते थे, उसको रैयत बोलते थे। ये मुखिया, इस गांव का ये मुखिया हो गया रैयत। उस मुखिया का काम क्या होता था? उसको प्रमुख बना दिया जाता था एक अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए, और एक उस गांव से एक रकम निश्चित कर दी गई, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, जो भी उन्होंने निश्चित कर दिया कि इतना रुपए यहाँ के किसानों से, मजदूरों से तुमको वसूल करना, और वो धन लेकर के कंपनी में जमा करना। अब सिस्टम क्या हो गया? अंग्रेज अधिकारी ने उस रैयत को, उस मुखिया को टाइट किया, उसकी कॉलर को। पहले तो वो नहीं लगती थी, स्थायी बंदोबस्त करके एक योजना चुनाई उन्होंने, स्थायी बंदोबस्त। वही था स्थायी बंदोबस्त। क्या था? अंग्रेज नीलामी बोलते थे। गांव-गांव के प्रत्येक गांव से लोगों को 2-2, 4-4 जो आगे प्रमुख लोग होते थे उनको बुलाया जाता। उनको बुलाने के बाद प्रत्येक गांव की बोली लगती। इस गांव से 50,000 रुपये हमें प्रतिशत हर साल चाहिए। वो जो प्रमुख होते थे, मुखिया होते थे, वो बोली खड़े होकर के बोलते थे 50,000, 60,000, 70,000। जिसको लगता था कि इसका ठेका, जैसे ठेकेदारी, ठेका क्या होता है? यही होता है ठेका, किसी चीज़ का ठेका ले लिया एक निश्चित रकम पर, वो रकम उनको दे दिया, वो वसूलना शुरू कर दिया, अपने पास रख दिया। ऐसे ही नीलामी होती थी। जिसने जहाँ अधिक बोली लगा दी, 70,000 रुपये, साहब 70,000 रुपये हम पूरे साल में इकट्ठे करके इस गाँव से देंगे। अंग्रेज़ों ने वो गांव उसके नाम, वहाँ की पूरी ज़मीन उसके नाम, उनको पूरी वो क्षेत्र सौंप दिया। और ये आजीवन के लिए व्यवस्था हो जाती है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप ही इस क्षेत्र के प्रमुख हैं। हर साल लगान के रूप में, कर के रूप में इतना धन आपको कंपनी में जमा करना होगा। सारे अधिकार अंग्रेजों के पास ही रहते थे। हो सकता है इस साल तो तुमने जमा कर दिया, अगले साल नहीं कर पा रहे या ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे, तो ये नहीं था कि अब आजीवन लिख दिया तो बस हो ही गया। नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे को जगह दी जाएगी। तो ये सारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, ऐसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कि जनता से लगान वसूल करो, पैसा वसूल करो, कर वसूल करो, उसके लिए जो भी रास्ता तुमको अपनाना पड़े अपनाओ, या अंग्रेज की उससे छूट रही थी। तो कहने का अभिप्राय केवल इतना कि अंग्रेज़ों ने अपने
शासन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की, विभिन्न प्रकार के नियम बनाए। इतने सब करने के बाद किसान की स्थिति कैसी भी हो, इस बंगाल का एक जिक्र आता है आपके सिलेबस में। अकाल पड़ा उस समय, अकाल में गांव के लोगों की हालत खराब, सूखा पड़ा, खेतों में कुछ पैदा नहीं हुआ, स्वयं भूख मरने की स्थिति आ गई। लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई किसानों ने वहाँ की अंग्रेज सरकार से कि भाई कुछ पैदा नहीं हुआ, अकाल पड़ गया है, हम इतना कर दे सकने की स्थिति में नहीं हैं। जमींदारों से कहा गया, लेकिन समस्या ये थी कि जमींदार जो थे, जैसे कि आपको बताया कि उन्होंने तो बोली बोल करके ठेका ले लिया, और उनके सामने भी समस्या थी, इतना धन वसूल के नहीं दे पा रहे तो हमसे ही मुखिया का पद चला जाएगा। हमारे पास आज जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी बिगड़ जाएंगी, हमें तो इतना पैसा दे नहीं देना है। तो कहने का पड़ा केवल इतना कि इन सारी स्थितियाँ इस देश में उत्पन्न हुई, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस बातों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना लगान वसूली का कार्य आरंभ किया। इस प्रकार से ये किसानों और मजदूरों का शोषण, उनके ऊपर अपने नियमों के माध्यम से उन्होंने प्रभाव बनाए रखा। दूसरी ओर उद्योग धंधों को भी व्यापारी वर्ग भी अछूता नहीं रहा इससे। भाई भारत इस देश में, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो सोने की चिड़िया से विपरा ही नहीं, यहाँ सोने की चिड़िया होगी, सोने की चिड़िया से विपरा है। भारत में प्राकृतिक संपदा, ये खनिज संपदा भरपूर मात्रा में, दुनिया के कम ही देश ऐसे होंगे जहाँ पर इतने सारी इतनी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध, इतनी खनिज संपदा उपलब्ध। अंग्रेज यहाँ से वो प्राकृतिक संपदा हासिल करना चाहते, जो सारे खनिज पदार्थ यहाँ से ले जाना चाहते। किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए वहाँ की खनिज संपदा ही उस देश को लंबे समय तक अपने पैरों पर खड़ा रख सकती है। यदि खनिज प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में भी कोई राष्ट्र पीछे है, कमज़ोर है, तो बहुत समय तक वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं रख सकता। अंग्रेज़ों ने इस देश में देखा कि यहाँ के सारे बहुत सारे पदार्थ हैं, उन पदार्थों को अपने यहाँ ले गए। किसी भी राष्ट्र को केवल मान लो कच्चा माल यहाँ से ले गए, लोहा ले गए, कोयला, तांबा, ब्रक, बहुत सारे पदार्थ, खनिज संपदा, गेहूँ, चना, जौ, मटर, कपास, ये सब चीज़ें तो ले गए। लेकिन कोई भी देश केवल चीज़ों को बना लेने से संपन्न, आर्थिक क्षेत्र में संपन्न नहीं हो सकता। एक उद्योग धंधे वाला सोचे, मैंने 500 टन माल तैयार कर लिया, अब मैं तो बड़ा आदमी हो गया, 10 कुंटल माल मैंने बना लिया, मैं तो बड़ा आदमी हो गया, मेरे पास इतना माल है। वो कब आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता, आर्थिक तौर से मजबूत, कब धन उसके पास कब आएगा? जब वो माल मार्केट में बिक जाए, तभी तो धन आएगा। ये जब तक माल बिका नहीं तो आप कितना ही माल तैयार करने का मतलब है? वही स्थिति अंग्रेजों के सामने। तो उसको क्या चाहिए था? कच्चा माल भी चाहिए था और तैयार माल बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए, तभी तो धन आएगा। केवल माल बना लेने से धनवान नहीं हो जाते हैं। उद्योग धंधा केवल खड़ा कर देने से, मशीनें लगा देने से आपके पास धन नहीं आएगा। धन कब आएगा? कच्चा माल भी चाहिए, और कच्चा माल जब तैयार हो जाए तो वो माल बिक भी जाए। बिकेगा कब? जब बाजार हो आपके पास। जब तक आपका माल बिका नहीं, धन नहीं आना। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ से दोहरी नीति बनाई।
यहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों में लिया, तैयार माल महंगे दामों में बाहर में बेचना शुरू किया। अब उन्होंने देखा कि हमारा माल तो तभी खरीदेगा यहाँ का व्यक्ति जब यहाँ के माल से हमारा माल सस्ता हो। जैसे चाइना का देखते हैं माल, चाइनीज़ माल है, चाइना को आज बंद कर दिया। चलिए भाई, आज कल थोड़ा सा और इसमें बताएंगे, समय हो रहा है शायद संकेत मिला हमको, कल देखते हैं इससे आगे। आज आपको हम पार्ट 3 के जो क्वेश्चन आंसर रह गए वो भी डाल देंगे, कल से इसके क्वेश्चन आंसर आपको देने का प्रयास करेंगे।